गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपने विजन IAS की PT 365 जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 13 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जो कहता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। CVC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों। न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने यहाँ पे पब्लिक सजेशंस भेजे हैं मिनिस्ट्रीज को ताकि सिस्टमैटिक चेंजेस करे जाएं और उनसे सजेशंस भी मांगे हैं। ये इनका पार्ट है प्रिवेंटिव विजिलेंस का। इनका जो फोकस है अब प्रिवेंटिव विजिलेंस पे होना चाहिए रादर देन प्यूनिटिव विजिलेंस अप्रोच की। मतलब अब जो है वो हम ध्यान रखें इतना कि भाई चीजें प्रिवेंट ही रहें, ना कि कोई डेटरेंट या कुछ ऐसा डर वगैरह हो, है ना, इस तरीके से कि भाई कुछ पीनल या फिर कोई डेटरेंट क्रिएट करने से अच्छा है कि प्रिवेंट ही रहे चीजें। अब देखिए, जो एक्सरसाइज है ये ऐसी पहले तरीके की होगी जो एक सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी कई सारी मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में कि अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चीजों का किया जाए। अब बात करेंगे थोड़ा सा CVC के बारे में तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया था 1964 में और किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। देखिए, संथानम कमेटी बहुत ही फेमस थी, इनकी रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था ताकि एडवाइस और गाइड करें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को विजिलेंस के केस में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विजिलेंस की फील्ड है तो विजिलेंस की फील्ड में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को एडवाइस करती। अब आप कहेंगे कि मैम ये विजिलेंस क्या होता है। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी स्टेट होती है ऑफ बीइंग वॉचफुल या अलर्ट फॉर डेंजर की आने वाले समय के लिए भाई पहले से ही अलर्ट कर दे, कुछ तरीके का अगर ट्रबल होने वाला है तो पहले से ही बता दें। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया था। उसके साथ 2003 में इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। क्लियर है। अब उसके बाद ये CVC एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, उसके चेयरपर्सन, और 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर और नहीं हो सकते। मतलब कुल मिला के यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 3 हो जाएंगे। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इसमें रिकमेंडेशन लेते हैं एक 3 मेंबर की कमेटी का। और इस 3 मेंबर की कमेटी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी के हेड होते हैं, साथ में यूनियन मिनिस्टर होते हैं होम अफेयर्स के, और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में जानती हैं। देखिए, CVC के बारे में जान लिया, अब रिलेटेड न्यूज समझते हैं। देखिए, इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है। ये इंटीग्रिटी पैक्ट पहले ये जानते हैं। देखिए, रिसेंटली CVC ने यहाँ पे अमेंड करा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ऑन अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी पैक्ट के अडॉप्शन को लेके यहाँ पे अमेंड करा गया है CVC के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है भाई, ये यहाँ पे प्रोक्योर करेगा एक्टिविटीज और जो भी रेस्ट्रिक्ट करता है मैक्सिमम टेन्योर इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स का, ये सब कर रहा है, जो है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 3 सालों तक के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। फिर यहाँ समझ लीजिए कि रिसेंटली CVC ने यहाँ पे अमेंड करा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ऑन अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज एंड रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैक्सिमम टेन्योर जो कि इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स का होगा 3 सालों तक के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये समझते हैं पहले इंटीग्रिटी पैक्ट क्या है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, इंटीग्रिटी पैक्ट के अंदर क्या है, ये एक विजिलेंस टूल है जो इन्विसाज करता है एक एग्रीमेंट जो कि एक प्रोस्पेक्टिव वेंडर के बीच में या बिडर के बीच में होगा और साथ में बायर के बीच में होगा। और दोनों ही पार्टीज इस बात पे कमिट करती हैं कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा करप्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर हम कोई करप्शन नहीं करेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अश्योर किया जाता है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के द्वारा। मतलब एक आजाद एक अलग इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर होता है, वो देखता है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर जो हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर है हु आर पीपल ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी, तो इनको यहाँ पे रखा जाता है जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसे अश्योर करने के लिए। इसलिए जो इंटीग्रिटी पैक्ट है ये दोनों ही एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो जाता है और एक प्रोसेस भी हो जाता है। ठीक है, और साथ में अडॉप्टेबल है, बहुत सारे ऐसे लीगल सेटिंग्स के साथ भी अडॉप्टेबल है, अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। इंटीग्रिटी पैक्ट को डेवलप करा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा बच्चों 1990s में। तो ये बात हमने कुछ करी CVC के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे
यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जानते हैं ये कमीशन न्यूज में क्यों रही? रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन को बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये रही न्यूज में। अब लॉ कमीशन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती रहती है टाइम टू टाइम। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे एक ऑर्डर के द्वारा सरकार के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, लॉ कमीशन ऑन अ रेफरेंस जो इन्हें दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या अपनी मर्जी से भी क्या कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं लॉ के फील्ड में। साथ में जो अभी के एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको रिव्यू भी कर सकती हैं इंडिया के अंदर, ताकि क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए, या कुछ नए लॉज लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए ये थोड़ा सा देखें समझे चीज़ों को। साथ में ये कुछ स्टडीज वगैरह भी करती हैं, रिसर्च भी करती हैं, ताकि रिफॉर्म्स वगैरह जो कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स में हैं उन्हें भी लाए जाएं, ताकि यहाँ पे जो प्रोसीजर जो भी जो होता है जस्टिस देने के टाइम पे, जो पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है उसमें देरी ना हो, फटाफट से केसेस डिस्पोज हो जाए। और साथ में कॉस्ट वगैरह जो लगती है ऐसे केसेस को लड़ने में, लिटिगेशन की कॉस्ट जो भी लगती है वो भी कम हो, और ऐसे ही जो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे ये समझती है, उस पर रिसर्च करती है। अब जो टेन्योर है, कितने वक्त के लिए कमीशन काम करती है? टेन्योर इसका 3 सालों के लिए है, और यूजुअली इसको हर 3 सालों के बाद बना दिया जाता है। अब बात करेंगे आप मैम ये किस तरह की बॉडी है? देखिए, एडवाइजरी बॉडी है। ये सरकार को एडवाइस देती है, और इसकी जो रिकमेंडेशन दी गई होती हैं वो सरकार के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सरकार चाहे तो रिकमेंडेशन माने, ना चाहे तो ना माने। अब देखिए, पहली लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था ब्रिटिश राज के टाइम पे 1834 में, और एक चार्टर एक्ट आया था जो 1833 वाला, उसके अंदर यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि लॉ कमीशन को, फर्स्ट लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था। इसके चेयरमैन जो थे उस समय वो थे लॉर्ड मैकॉले, और इसने रिकमेंड किया था फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह जो उस समय थे। अब देखिए, फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की थी, आज़ादी के बाद जो हमारी बनी, वो इस्टेब्लिश हुई 1955 में। ये 3 सालों के लिए बनाई गई थी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर MC सेतलवाद, हु वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे चेयर फुल टाइम क्या है क्या नहीं समझते हैं। यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या होता है, लॉ कमीशन के अंदर कौन कौन होते हैं। यहाँ पे 4 तो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपका मेंबर और जो है सेक्रेटरी वगैरह इंक्लूड होते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के होते हैं, ये इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर हो गए। सेक्रेटरी ऑफ जो लीगल डिपार्टमेंट के होते हैं, सॉरी सेक्रेटरी जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के होते हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर हो गए, मतलब जो भी सेक्रेटरी बनेगा वो इसका मेंबर बन जाएगा। और नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, 5 जो है 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स के अंदर नहीं हो सकते। तो ये हमने लॉ कमीशन ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, न्यूज में क्यों रहा समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। अब कुछ बात जानते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। देखिए, ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसे सेटअप किया गया था बच्चों 1986 में, ताकि काम करे एक इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी के तौर पे ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, सो एज टू असेस द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द परपेट्रेटर्स। अब ये क्या करता नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ पे क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता, ताकि जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे होती तो क्राइम को यहाँ पे जो भी है लिंक करा जाता प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे सोल्यूशन पाने में बहुत ही आसानी होती, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती। अब इसको किसने रिकमेंड किया था बच्चों? इस बॉडी को बनाने के लिए रिकमेंड किया गया था टंडन कमेटी के द्वारा, नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा 1977 से जो 1981 तक रही थी, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स MHA की टास्क फोर्स के द्वारा भी 1985 में इन लोगों ने इसको रिकमेंड किया था। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बोलूंगी, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए होता है NCRB। ठीक है, तो मैं बार बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं बोलूंगी, NCRB। देखिए, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है जो भी क्राइम या क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, CCTNS प्रोजेक्ट जो होते हैं उन सबको। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। अब फर्स्ट एडिशन जो कि क्राइम इन इंडिया का
रिलीज हुआ था ये 1953 में रिलीज हुआ था और लेटेस्ट एडिशन जो इस रिपोर्ट का हुआ है वो 2019 में रिलीज हुआ है। ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट यहाँ पे कैप्चर करती है क्राइम जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन पीनल कोड और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंदर। इसके पब्लिकेशन में क्या क्या आता है? एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड जो भी इंडिया में हुई हो, साथ में प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अंदर, साथ में फिंगरप्रिंट्स इंडिया के अंदर, साथ में रिपोर्ट्स जो कि मिसिंग औरतों और बच्चों के लिए से रिलेटेड होती है, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। अब देखिए थोड़ा एक राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, समझते हैं कुछ ट्रेंड्स अभी तक के जो रहे हैं। औरतों के खिलाफ जो कि क्राइम हुआ है वो बच्चों 7.3% से बढ़ता हुआ दिखा है 2018 से 19 के कंपैरिजन में, जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। दूसरा, साइबर क्राइम भी इंक्रीज हुए हैं 63.5% से। जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है तो वैसे ही 4G और 5G की स्पीड से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तीसरा, क्राइम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट है वो भी बढ़ने को मिले हैं 2018 के कंपैरिजन में 2019 में। और क्राइम जो बच्चों के अगेंस्ट हुए हैं ये भी बढ़े हैं, सब बढ़ ही रहे हैं, 4.5% से बढ़े हैं 2018 के कंपैरिजन में 2019 में। और यहाँ पे 1.6% इंक्रीज आपका केसेस के रजिस्ट्रेशन में भी देखने को मिला है 2018 से 19 के कंपैरिजन में। और ऑफेंसेस जो कि स्टेट के अगेंस्ट हुए हैं वो कम हो गए हैं 11.3% से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के होते हैं। तो पहला कि एक क्लियरिंग हाउस का काम करती है इंफॉर्मेशन के क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड, जिसमें आपका वो सारे हैं जो आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। साथ में ये स्टोर करती है, अपने पास रखती है, कोऑर्डिनेट करती है और इन्फॉर्मेशन को दूसरी दूसरी जगह देती भी है, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को लेके फ्रॉम एंड टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देती है, कोर्ट्स को देती है, प्रोसिक्यूटर्स को देती है इंडिया के अंदर। साथ में ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी देती है अपनी पर्सनल को क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को लेके। ठीक है, जो कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आपकी जो है वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज वगैरह भी देती है पर्सनल को वहाँ पे। साथ में एक नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट का भी काम करती है। फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड भी यहाँ पे हैं जो भी कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वगैरह फॉरेन क्रिमिनल्स के भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास रखे होते हैं। साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है जो भी मैटर आपके फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट से रिलेटेड हो, ताकि यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग कोर्सेज भी ये करवा सके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो मतलब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को। तो ये कुछ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हमने बात करी। अब हम यहाँ पे कोई दूसरे इंपॉर्टेंट बॉडीज जो कि न्यूज़ में रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे चीज़ों को। अगर आपको चार्ट क्लियर नहीं है इन केस प्यारे बच्चों, तो आप मेरी टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने PDF दे दी है, आप इस PDF को उनकी विजन आईएएस की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है वो है कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, CCRGA। इसको सेटअप किया गया है सेंटर के द्वारा और डायरेक्शन रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट का। और ये बनाई क्यों गई है? ताकि जो भी कंटेंट रेगुलेशन है गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टीजमेंट का सारे ही मीडिया प्लेटफॉर्म में उस पर ध्यान दिया जाए। ये इसको पावर देता है कि जो भी कंप्लेन होती है जनरल पब्लिक के द्वारा उसको आप एड्रेस करिए। साथ में खुद भी चाहे तो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं और वायलेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस, अगर किसी ने वायलेट करी है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कंटेंट रेगुलेशन को लेके, है ना, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग के, अगर ये कंटेंट रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का है इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली है, अगर इसका वायलेशन होता है तो ये खुद भी केस ये देख सकती है ना, और रिकमेंडेशन वगैरह दे सकती है। और रिसेंटली बताएं तो ये कहा गया कि स्टेट्स जो है कुछ सिमिलर कमेटीज ऐसी इस तरह की कमेटी नहीं बना रही हैं कंटेंट रेगुलेशन के लिए, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बट स्टेट बना नहीं रही है, तो ये कंटेम्प्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात न्यूज में रही BOC, मतलब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं फॉर इम्पैलमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन फॉर सेंटर्स पेड आउटरीच कैंपेन के लिए। अब देखिए समझते हैं इस चीज को। इसको देखिए सेटअप किया गया था 2017 में। कैसे? ये जो पुराना डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी थी उसको यहाँ पे जोड़ा गया था डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी के साथ में और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के साथ में, और तब बनाया गया था ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है?
यहाँ मैंडेट देखिए तो ब्रांडिंग ऑफ द गवर्नमेंट एज प्राइम फैसिलिटेटर ऑफ पीपल्स एम्पावरमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ मैसेजेस थ्रू प्रिंट, ऑडियो विजुअल, आउटडोर एंड डिजिटल मीडिया टू रियलाइज द सेम। मतलब यहाँ पे सरकार की ब्रांडिंग करती है ये कि सरकार जो है वो लोग ये एक प्राइम फैसिलिटेटर है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लोगों को एम्पावर करने के लिए। साथ में ये सारा का सारा जो मैसेज है ये प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि हम यहाँ पे 4 जो फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं इनको जो है वो मर्ज कर देंगे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में। अब देखिए एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एनएफडीसी है ये एक सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है। ये 1975 में बनाई गई थी और इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था प्लान और प्रमोट करना एक ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। अब कुछ दूसरी जो मर्ज फिल्म और मीडिया यूनिट्स हैं वो है एक फिल्म डिवीजन को एस्टैब्लिश करा गया था 1948 में और इसको बनाया गया था प्राइमरली डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाने के लिए या न्यूज़ मैगजीन वगैरह जो है बनाने के लिए एज पब्लिशली फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को लेके पर्टिकुलरली, ताकि यहाँ पे एक सिनेमेटिक रिकॉर्ड रहे इंडियन हिस्ट्री का, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह को लेके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए या न्यूज़ मैगजीन बनाइए, ये पब्लिसिटी थी एक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की। अब दूसरा जो मर्ज करा गया वो था चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। इसको 1955 में बनाया गया था और मेन इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को और जवान लोगों को, यंग लोगों को एक वैल्यू बेस्ड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना एक फिल्म के माध्यम से। तीसरा था नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसको एस्टैब्लिश करा गया था 1964 में और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे एक्वायर और प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे इंडियन सिनेमेटिक हेरिटेज को, इतना पुराना हमारा इंडियन सिनेमा है। और आखिरी में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जिसे 1973 में बनाया गया था प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म्स और कल्चर एक्सचेंज को। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to guess the question in the form of reel and enjoy this, you can follow me on Instagram also. If you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.